आज हम लोग बहुलीकरण की समान विधियाँ पढ़ेंगे, जिसमें दो प्रकार की बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम बहुलक का निर्माण करते हैं। योगात्मक बहुलीकरण एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा है संघनन बहुलीकरण कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम बहुलक का निर्माण होता कैसे है, किससे मिलकर बहुलक का निर्माण होता है। तो हम जानते हैं कि जो बहुलक होता है एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, जो छोटे छोटे या कम अनुभार वाले अणुओं से मिलकर बना होता है। जो कम अनुभार या छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती हैं उनको हम मोनोमर कहते हैं, या एकलक इकाई से मिलकर बहुलक का निर्माण होता है, पॉलीमर का निर्माण होता है। इसके अर्थ से ही पॉलीमर जो नाम है, इसके अर्थ से एक ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉलिश का मतलब होता है एक से अधिक, और मर्स का मतलब होता है भाग या इकाई या यूनिट। मर्स का मतलब होता है यूनिट, यदि एक से अधिक यूनिट्स मिलकर पॉलीमर का निर्माण करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पॉलीमर का निर्माण बहुत सारी छोटी छोटी यूनिटों की पुनरावृत्ति से, वो एक समान हो सकती है यूनिट जो मोनोमर की हम बात कर रहे हैं, या अलग अलग प्रकार की हो सकती है, उनकी बार बार पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है। बहुलक का निर्माण दो प्रकार से भी संभव है। इसमें एक तो होता है सहबहुलक, जिसको हम कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं, कोपॉलीमर कहते हैं। इसमें क्या होता है, सहबहुलक के अंदर सहबहुलक या कोपॉलीमर के अंदर एक से अधिक प्रकार के मोनोमर आपस में बार बार पुनरावृत्ति के बाद बहुलक का निर्माण करते हैं, वो सहबहुलक कहलाते हैं। इसी प्रकार से होमोपॉलीमर वे पॉलीमर जिनका निर्माण एक ही प्रकार की मोनोमर इकाइयों से मिलकर होता है, होमोपॉलीमर कहलाता है। जैसे पॉलीथीन का निर्माण होता है तो एथीन के यूनिट की बार बार पुनरावृत्ति से पॉलीथीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार पॉलीवाइनल क्लोराइड का जब हम निर्माण करते हैं तो वाइनल क्लोराइड की मोनोमर का बार बार पुनरावृत्ति से पॉलीवाइनल क्लोराइड पॉलीमर का निर्माण हो जाता है। अब हम आते हैं मोनोमर क्या होता है। मोनोमर से पॉलीमर बनता है, और पॉलीमर की प्रक्रिया जिसके द्वारा मोनोमर से पॉलीमर बनता है उसको हम कहते हैं, कौन सी विधि के द्वारा वो बन रहा है, योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा बन रहा है या संघनन बहुलीकरण प्रक्रिया के दौरान बन रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योगात्मक बहुलीकरण एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है वो उन मोनोमर्स के अंदर होता है जिसके अंदर द्विबंध या ट्रिपल बंध उपस्थित होता है। द्विबंध या त्रियक बंध उपस्थित होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। उनके अंदर योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया के दौरान पॉलीमर का निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब है, ऐसे मोनोमर जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं उससे बहुलक का निर्माण हो रहा है, तो वो जो अभिक्रिया हो रही है वो योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया के दौरान हो रही है। सपोज पहला एग्जांपल मैंने इसके अंदर लिया है NX, यहाँ पर ये एक एकलक होता है, और XN बहुलक का निर्माण करता है। हमने देखा कि मोनोमर क्या है, यहाँ पर एकलक एक मोनोमर है और उससे बहुलक का निर्माण हो रहा है। अब एकलक के रूप में मैं यहाँ पर एथीन लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपस में पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है और पॉलीथीन का निर्माण हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल टेट्राफ्लोरोएथिलीन का लिया हमने, इसमें पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का निर्माण हो रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर स्टायरीन का लिया है, जिसमें पॉलीस्टायरीन का फॉर्मेशन हो रहा है। कहने का मतलब डबल बॉन्ड टूटता है और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। जितने मोनोमर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से एक चैन नुमा रूप से जुड़ते जाते हैं और पॉलीमर का निर्माण करते हैं। योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि योगात्मक बहुलीकरण के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर उपस्थित नहीं है। जैसे इसमें क्या होता है, एकलक और बहुलक का मूल अनुपाती सूत्र समान होना चाहिए। ऊष्मा, प्रकाश, दाब एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में एकलक का द्विबंध टूट जाता है और रिएक्शन के द्वारा बहुलक का निर्माण करता है। उदाहरण की बात करें, इसके अंदर
पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, बूना रबर, एक्राइलोनाइट्राइल, एथिल एक्रिलोनाइट्राइल इत्यादि इसके जनरल एग्जाम्पल्स है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है। वो ब्रेक होता है किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा, प्रकाश, दाब अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो ब्रेक होता है। और मोनोमर आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम बहुलक कहते हैं। अब बात करें जो संघनन बहुलीकरण की। संघनन बहुलीकरण और योगात्मक बहुलीकरण में एक छोटा सा अंतर होता है। योगात्मक बहुलीकरण मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात उसका जो जितना एकलक का अनुभार होता है उतना ही पॉलीमर का अनुभार होता है। अनुभार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। डबल बॉन्ड टूटता है और आपस में मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन संघनन बहुलीकरण जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, इसमें एकलक के अंदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके वाटर, अमोनिया, अल्कोहल या CO2 जैसे छोटे अणुओं को बाहर निकाल देते हैं। जिससे होता क्या है, मोनोमर का टोटल अनुभार और पॉलीमर का टोटल अनुभार कभी बराबर नहीं होता है। हम इस तरीके, यदि हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक मोनोमर है जिसका अनुभार 1000 है और एक जिसका जो आपस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के दौरान बहुलक का निर्माण करते हैं जिसका अनुभार 1000 है, तो आप बताइए इसमें कौन सी बहुलीकरण प्रक्रिया के दौरान पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम उससे पता कर सकते हैं कि भाई इसमें यदि अनुभार दोनों का बराबर है, कम नहीं हुआ है, मोनोमर के अनुभार से पॉलीमर का अनुभार कम नहीं हुआ है, उस स्थिति में हम उसको योगात्मक बहुलीकरण के अंदर रखते हैं। यदि अनुभार कम हो जाता है, एकलक के टोटल अनुभार और पॉलीमर के टोटल अनुभार में यदि कमी आ जाती है, तो वो संघनन बहुलीकरण के दौरान उसका निर्माण होता है। इसका कारण क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है क्रियात्मक समूह में आपस में, तो छोटे अणु बाहर निकल जाते हैं, जैसे वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, CO2 आदि बाहर निकल जाते हैं, जिससे पॉलीमर का अनुभार मोनोमर के अनुभार से कम हो जाता है। अब यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो एक तो नायलॉन इसका एग्जाम्पल है। नायलॉन के अंदर नायलॉन 6 हो सकता है, आपका नायलॉन 6 हो सकता है, नायलॉन 11 हो सकता है, प्रोटीन है, टेरिलीन है, बेकेलाइट है इत्यादि इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं, जिसके माध्यम से हम योगात्मक बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन की अभिक्रिया को समझ सकते हैं। यदि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें, ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है NH2CH के साथ R जुड़ा हुआ है, C के साथ यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, फिर OH है। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या हो जाता है हमारा? कार्बोक्सिलिक अम्ल एक क्रियात्मक समूह है यहाँ पर। दूसरा है NH2, इसके अंदर ही क्रियात्मक समूह हो गया एमीन। तो दो प्रकार के क्रियात्मक समूह एक ही मोनोमर के अंदर है। जब इस प्रकार के मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो कार्बोक्सिलिक समूह का OH और एमीन समूह का दूसरे जो मॉलिक्यूल है उसका H ग्रुप आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं। इस प्रकार ये एक चेन के नुमा फॉर्म में जुड़ते जाते हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये संघनन बहुलीकरण के अंदर होता है। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है इथाइलिन ग्लाइकोल और डाईमेथिल टरथैलेट। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एल्कोहलिक OH फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर छोटा मॉलिक्यूल के रूप में एल्कोहल को बाहर निकालते हैं। एल्कोहल के रूप में बाहर निकलता है और रिएक्शन में डेक्रोन या टेरिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार दो प्रकार की बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा हम मोनोमर से पॉलीमर कौन सी बहुलीकरण प्रक्रिया को यूज करके बना है वो जान सकते हैं। यदि मोनोमर का जो अनुभार है पॉलीमर के अनुभार के बराबर है, उस स्थिति में योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया के दौरान उसका निर्माण हुआ है। यदि मोनोमर का अनुभार पॉलीमर के अनुभार से अधिक है, उस स्थिति में संघनन बहुलीकरण के दौरान उसका निर्माण हो रहा है। दूसरा तरीका देखने का है, हमें कंपाउंड में देखना पड़ेगा। हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा मोनोमर योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। तो हमें देखना है उसके अंदर यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मोनोमर के अंदर उपस्थित है तो वो योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा
पॉलीमर का निर्माण करेगा। यदि उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप आपस में दे रखे हैं जो आपस में रिएक्शन करके छोटा मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, उस स्थिति में संघनन बहुलीकरण अभिक्रिया के द्वारा पॉलीमर का निर्माण होता है।